30 जनवरी 1925 ये वो दिन था जब अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक आदमी अपने हाथों में एक केरोसिन लैंप को लिए एक गुफा की तरफ जा रहा था। गुफा के अंदर जाने से पहले वो अपने कोट को गुफा के बाहर ही टांग देता है और गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस गुफा के अंदर बढ़ता जा रहा था, गुफा का ये रास्ता काफी छोटा होने लगता है। इस वक्त वो अपने हाथों और घुटनों के बल इस केव में रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस पैसेज में मौजूद नुकीले पत्थर उसको नोच रहे थे। लेकिन वो वहाँ से आगे रेंगता हुआ एक ढलान से नीचे उतरने लगता है। ये वही ढलान थी जो कि उसने बस कुछ महीने पहले ही साफ करी थी। खैर, यहाँ से आगे इस गुफा में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसीलिए उसका ये लैंप अब काम में आ रहा था। वो दीवारों के लूज लाइमस्टोन से गुजरता हुआ सावधानी से आगे बढ़ जाता है, जहाँ आगे जाने के बाद वो इस केव के द टर्न अराउंड रूम में दाखिल हो जाता है। अगर इस रूम से आगे जाना है तो आपको इससे होते हुए आगे जाना होगा, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक 9 इंच जितना गैप है, जिसको द स्क्वीज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे ये गैप एक सबवे सब से भी छोटा था, लेकिन वो इस छोटे से छेद के अंदर खुद को घुसा लेता है और यहाँ से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त उसके कपड़े शार्प जिप्सम क्रिस्टल में अटक रहे थे। इसके बाद यहाँ से आगे एक डायरेक्ट नीचे की ओर एक ढलान थी, जो कि करीब उसकी हाइट की दुगुनी थी। लेकिन यहाँ वो बिल्कुल धीरे धीरे करता हुआ यहाँ से नीचे उतर जाता है। ये अब ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ से आगे जाया नहीं जा सकता था, और यहाँ पहुँचने के बाद वो यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देता है। दरअसल वो इस गुफा को पिछले कई महीनों से खोद रहा था, जहाँ वो इसमें मौजूद पत्थरों को पूरे दिन हटाता रहता, और इसी वजह से वो आज इस जगह तक पहुँच गया था और उसे बस इसके कुछ आगे ही जाना था, जहाँ इस गुफा का सबसे खूबसूरत जिप्सम क्रिस्टल से बना रूम था। और हर बार की तरह वो आज भी इस गुफा को खोद रहा था, लेकिन आज वो इसके और आगे जाने की कोशिश करता है और इस टाइट पैसेज में खुद को जबरदस्ती आगे की ओर सरकाता है कि तभी वो अपने पीछे रखे केरोसिन लैंप को देखता है, जहाँ उसका लैंप धीरे धीरे करता हुआ डिम होता जा रहा था। इसीलिए वो यहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करने लगता है, इससे पहले कि ये लैंप बुझ जाए। लेकिन हड़बड़ाहट में उससे वो लैंप टूट जाता है और केव में पूरा अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के कारण उसको चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो एक चट्टान को अपने पैरों से पुश करता है ताकि उसको सरकने का फोर्स मिल सके। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि जिस चट्टान को उसने पुश किया वो एक लूज चट्टान थी, जो कि उसके पुश करने से उसके लेफ्ट लेग पर आकर गिर जाती है। ये चट्टान का पीस 15 किलो का था, जो कि अब उसके पैरों के ऊपर गिर गया था। वो इसको हटाने की कोशिश करता है कि तभी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और रेत भी उसके पैरों पर आकर गिर जाती है और वो यहाँ पर टाइटली फंस जाता है। जितनी बार वो यहाँ से निकलने की कोशिश में हिलता जा रहा था, उतने ही पत्थर ऊपर से आकर उसको सेटल कर रहे थे। वो अब इस गुफा में बिल्कुल अंधेरे में फंस गया था, वो भी बिल्कुल अकेला। ये कहानी है विलियम फ्लॉयड कॉलिंस की और आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। विलियम फ्लॉयड कॉलिंस का जन्म 20 जुलाई 1887 में होता है। वो अपनी फैमिली के फार्म केंटकी में रहता था, जो कि ग्रीन रिवर के पास और मैमथ केव से लगभग 6.4 किलोमीटर की दूरी पर था। काफी ही छोटी उम्र में उसका केव को लेकर इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, क्योंकि उसने सिर्फ 6 साल की एज में केव्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, जहां वो इन केव्स को केवल फन के लिए एक्सप्लोर नहीं करता था, बल्कि वो इनमें नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने के लिए जाता था, जैसे टूल्स, पोट्री और दूसरे आइटम। फिर वो इन आर्टिफैक्ट्स को अपने पिता के साथ जाकर मैमथ केव होटल में बेच देता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका केव्स को लेकर पैशन भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने 10 साल की एज में अपनी स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था ताकि वो ये काम कर सके। लेकिन 1910 में उसने अपनी पहली केव डिस्कवर की थी, जिसका नाम उसने डोंकीज केव रखा। उसको ये केव अपने फैमिली के फार्म पर ही मिली थी। इसके 2 सालों के बाद
1912 में जियोलॉजिस्ट एडमंड टर्नर ने फ्लॉयड की स्किल्स को देखा तो उन्होंने फ्लॉयड को हायर कर लिया ताकि फ्लॉयड उनको रीजन केव से वाकिफ करवा सके, जहां इन्होंने इसी साल एक और केव की डिस्कवरी कर डाली जिसका नाम डूसी डूम था। कुछ सालों के बाद उन्होंने एक और केव डिस्कवर कर डाली, ग्रेट ओनिक्सी केव। लेकिन आखिर वो इन केव्स को डिस्कवर कैसे कर रहे थे? तो दरअसल केंटकी अपने विशाल केव नेटवर्क के लिए पूरे अमेरिका में मशहूर है, जहां उस दौर में वहां रहने वाले लोग अपने खेतों में खेती करने के बजाय उनको खोद करके इनमें केव्स को ढूंढते थे ताकि वो इनसे पैसे कमा सके। जी हाँ, जिस ओनर की लैंड पर केव होती थी वो उसके बाहर एक बोर्ड लगा देता था और इस केव में आने वाले टूरिस्ट से पैसा चार्ज करता था और इसी चीज के चलते फ्लॉयड भी इन्हीं केव्स की तलाश में था। लेकिन जब वो एक दिन अपने परिवार के खेत में एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उसको अचानक से जमीन में एक छोटा सा छेद दिखाई पड़ता है जहां से ठंडी हवा आ रही थी, जिसके बाद वो इस छेद को बड़ा करने लगता है। उसने देखा कि ये रास्ता एक खाली जगह पर जा रहा था, लेकिन कुछ चट्टानें वहां जाने के आड़े आ रही थी। इसीलिए कई महीनों तक काम करने के बाद उसने इस गुफा की एंट्रेंस ढूंढ निकाली। इसके बाद फ्लॉयड और उसके पिता ने साथ मिल करके इस केव को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया ताकि यहाँ पर भी टूरिस्ट आ सके और वो इससे कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी केव में ना के बराबर टूरिस्ट आ रहे थे, क्योंकि उसकी केव मेनलैंड से काफी दूरी पर थी। यहाँ तक कि उसकी केव के आसपास कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। इसीलिए फ्लॉयड ने एक दूसरी केव को ढूंढने की कोशिश की जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सके, जहाँ उसको केव सिटी के अंदर जाने वाले मेन हाईवे के बिल्कुल बगल में स्थित सैंड केव मिल जाती है और इस जगह के लैंड ओनर और उसके बीच में एक एग्रीमेंट डील होती है, जहाँ ये दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी पैसा इस केव से बनेगा वो उसको 50-50% स्प्लिट कर लेंगे। जब फ्लॉयड ने इस केव को देखा तो ये केव बड़े बड़े जिप्सम क्रिस्टल से भरी हुई थी जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे थे, लेकिन इस जगह तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और फ्लॉयड इसके रास्ते निकालने के लिए महीनों से मेहनत कर रहा था। फ्लॉयड डेली 12-12 घंटों तक इस केव में पत्थरों को हटाता रहता, लेकिन 30 जनवरी 1925 में जब वो इस केव में काम कर रहा था तो उसका केरोसिन लैंटर्न डिम होने लग गया। इसीलिए फ्लॉयड जल्द से जल्द इस केव से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसने गलती से लैंटर्न को गिरा दिया जिससे वहां पर अंधेरा हो गया। उसको अंधेरे में ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने पैरों को किस जगह पर रख रहा है और गलती से वो एक ढीले पत्थर पर पैर रख देता है, जिसके चलते 26.5 पाउंड यानी 12 किलो का पत्थर आकर इसके लेफ्ट लेग पर गिर जाता है। जब वो इससे निकलने की कोशिश करने लगता है तो आसपास के छोटे छोटे पत्थर भी टूट करके नीचे गिर जाते हैं और वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। फ्लॉयड इस समय जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर इसके सिवा और कोई भी नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर चिल्लाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो कुछ समय जोर जोर से चिल्लाता और थकने पे थोड़ा सा रुक जाता और दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देता। करीब 23 घंटे बीत जाते हैं और अगला दिन भी होने को आ जाता है कि तभी इस प्रॉपर्टी के ओनर बी डॉयल और उसका 17 साल का लड़का जोएल डॉयल इस केव में पहुँचते हैं, जहाँ वो फ्लॉयड के कोट को केव के बाहर लटकता हुआ देखते हैं और उनको लगता है कि फ्लॉयड अभी भी इस केव में काम कर रहा होगा। तो उसका बेटा थोड़ा सा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाज देता है, लेकिन वहाँ फ्लॉयड की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसीलिए वो थोड़ा सा और अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाज देता है कि तभी फ्लॉयड भी वहाँ से चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में वहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और फ्लॉयड के भाई होमर को भी उसके फंसने की खबर दे दी जाती है, जो कि इस वक्त लुइसविले में था। इस खबर को सुनते ही वो तुरंत जल्द से जल्द केव तक पहुँच जाता है, जहाँ उसको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इस केव के बाहर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी में भी उस केव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो जल्दी से उस केव के अंदर चला जाता है। इस केव की एंट्रेंस के अंदर जाते ही यहाँ पर
एक फर्स्ट रूम आता है, जहाँ से आगे जाने के बाद एक हल्की सी ड्रिप आती है, जहाँ से ये पैसेज टर्न अराउंड रूम में खुल जाता है और इसके बाद वो 9 इंच जितनी दरार आती है। जब होमर यहाँ पर पहुंचा तो वो इस छोटे से छेद में बिना कुछ सोचे अपने भाई को बचाने के लिए घुस जाता है। जब वो इसके आगे गया तो यहाँ से एक सीधी ढलान थी जिसके नीचे फ्लॉयड फंसा हुआ था। जब होमर ने फ्लॉयड को देखा तो वो सीधे इस ढलान के जस्ट पास में था, जहाँ एक बड़ा सा पत्थर उसके पैरों पर गिरा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो वो वहाँ अच्छे से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इसीलिए फ्लॉयड को खींचने के लिए यहाँ पर बस 2 ही रास्ते थे, या तो वहाँ पर वो खड़ा होकर उसको बाहर खींचने की कोशिश करे या फिर अपसाइड डाउन पोजीशन में उसको बाहर खींचने की कोशिश की जाए। लेकिन जब होमर दोनों ही तरह से ट्राई करता है तो भी फ्लॉयड को यहाँ से बाहर खींचना काफी मुश्किल था, क्योंकि पहले से ही एक भारी पत्थर उसके पैरों पर था और दूसरा पत्थर उसके ऊपर गिरने के लिए तैयार बैठा था। इसीलिए पहले होमर फ्लॉयड को कुछ खाना और पानी पिलाता है। होमर फ्लॉयड के चारों ओर से पत्थरों को हटाने लगता है, लेकिन वो जैसे जैसे इन पत्थरों को हटा रहा था तो दूसरे पत्थर ऊपर से आकर नीचे गिर रहे थे, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्लॉयड का दूसरा भाई मार्शल बाहर वॉलंटियर्स को $500 की ऑफर करने लग गया कि जो कोई भी उसके भाई को बाहर लेकर आएगा उसको $500 दिए जाएंगे। अब क्योंकि ये केव हाईवे के बिल्कुल बगल में थी तो इस वजह से 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी उस संकरी गुफा में जाने के लिए तैयार नहीं था। वहीं कई लोगों ने कहा कि हम फ्लॉयड के लिए खाने और पानी की चीजें लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली थी। होमर कई घंटों तक कोशिश करने के बाद बुरी तरीके से थक जाता है, इसीलिए वो केव से बाहर आ जाता है। जब होमर बाहर आता है तो इतनी बड़ी भीड़ को देख के शॉक हो जाता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस वक्त फ्लॉयड कॉलिंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ठंड के मारे कांप रहा था, उसका शरीर सुन्न हो गया था और वह कभी होश में आ रहा था तो कभी बेहोश हो जा रहा था। उसके फंसने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि एक आदमी केंटकी की एक गुफा में फंस गया है। इस न्यूज को कवर करने के लिए हर जगह से रिपोर्टर्स आने लग गए, जिसमें से एक था विलियम स्किट्स मिलर, जो कि लुइसविले कुरियर जनरल में काम करता था। वो भी केव सिटी पहुंच जाता है इस स्टोरी को कवर करने के लिए। जैसे ही वो लोकेशन साइट पर पहुंचता है तो उसे देखने को मिलता है कि होमर केव के बाहर निराश होकर बैठा था, जिसके बाद मिलर होमर से बात करता है ताकि उसको सिचुएशन का पता लग सके। होमर उसको रिप्लाई में कहता है कि तुम्हें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ठीक वहाँ सामने वो छेद है, वहाँ से नीचे जाओ, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें वो सब मिल जाएगी। जिसके बाद मिलर इस बात से एग्री कर जाता है और वो एक लैंटर्न लेकर क्राउच करता हुआ केव के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसको जमीन पर ठंडा पानी फैला हुआ मिलता है, जो कि आइस के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। क्योंकि बाहर मौजूद लोग खुद को गर्म रखने के लिए केव की एंट्रेंस के पास आग को जला रहे थे, इसीलिए केव के अंदर मौजूद आइस मेल्ट होने लग गई थी। लेकिन मिलर इससे आगे बढ़ जाता है और वो इस स्क्वीज होल की तरफ पहुंच जाता है, जहां वो फ्लॉयड का नाम लेकर चिल्लाता है, जहां फ्लॉयड भी उसको रिप्लाई देता है। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद वो इस 9 इंच के छेद में घुस जाता है। यहाँ वो जैसे जैसे इस स्क्वीज में आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर मौजूद जिप्सम उसके कपड़ों और कोहनी को खरोंच रहा था और वहाँ पर मौजूद मडी वाटर उसको पूरी तरीके से भिगो भी रहा था। लेकिन वो कैसे भी करता हुआ आखिरकार फ्लॉयड तक पहुँच जाता है, जहाँ वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। लेकिन इस समय फ्लॉयड इंटरव्यू देने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो ठंडे पानी के अंदर लेटा हुआ था। लेकिन फिर भी वो आधे आधे सेंटेंसेस में मिलर को कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैं हेवन में जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जिंदा ही यहाँ से निकाल लिया जाएगा, वो भी मेरे दोनों पैरों के साथ। कुछ देर फ्लॉयड से बात करने के बाद मिलर भी केव से बाहर आ जाता है। मिलर बाहर आते ही फ्लॉयड की खबर यह कहकर छाप देता है कि वो पहला इंसान है जो कि फ्लॉयड के पास जाकर अंदर का हाल जान करके आया है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है।
जहां कई सारे लोग इस खबर को जानने की दिलचस्पी दिखा रहे थे। और तो और उस दौर में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नई नई आई थी और सारे लोग इसके जरिए फ्लॉयड की पल पल की खबर जान पा रहे थे। हर किसी को बस यही जानना था कि क्या फ्लॉयड वहां से बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन तभी केव के पास लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बर्डन आते हैं, जो कि स्पेशल पुलिस फायर रेस्क्यू टीम में थे। उन्होंने वहां आते ही फ्लॉयड को हार्नेस की मदद से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था, जिसके बाद रॉबर्ट फ्लॉयड तक पहुंच जाता है और वहां जाके उसको इस प्लान के बारे में बताता है। इसी के साथ ही वो उसको एक लेदर का बेल्ट पहनाता है, जिसके बाद वहां पर होमर और मिलर भी पहुंच गए थे, जिन्होंने फ्लॉयड को खाना, पानी, कॉफी, विस्की और एक सेडेटिव खिलाई ताकि उसको ज्यादा दर्द ना हो सके। इसके बाद ये तीनों और बाहर 3 और लोग एक रस्सी के जरिए उसको जोर से खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्लॉयड ऊपर दीवार से टकराने लग जाता है और इसके ऊपर गिरे हुए पत्थर भी इधर से उधर हिलने लग जाते हैं। फ्लॉयड इस वक्त जोर जोर से चीख रहा था क्योंकि उसको खींचते वक्त उसको भयानक दर्द हो रहा था। वो चाहे कितना भी दम लगा लेते, लेकिन इस केव का लेआउट एल शेप का था, इसीलिए इस आइडिया से तो फ्लॉयड बाहर नहीं आने वाला था। काफी देर कोशिश करने के बाद वो सब हार मान लेते हैं। फ्लॉयड को इस गुफा में फंसे हुए अब पूरे 3 दिन हो चुके थे। इस वक्त तक बाहर 200 से भी ज्यादा लोग आ चुके थे, जहां 2 टेंट बाहर प्लेस कर दिए गए थे। पहला हॉट कॉफी और स्नैक्स को बेचने के लिए और दूसरा फर्स्ट एड के लिए। इस समय फ्लॉयड नेशन न्यूज स्टोरी बन चुका था। जब मिलर वापस न्यूज लिख के केव साइड पर आया तो उसने देखा कि इस केव में लाइट बल्ब इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जहां ये सारे लाइट बल्ब केव की एंट्रेंस से लेकर फ्लॉयड तक जा रहे थे। जब मिलर फ्लॉयड तक गया तो उसने आखिरी लाइट बल्ब फ्लॉयड के ऊपर रख दिया ताकि उसको थोड़ी सी हीट मिल सके। लेकिन 4 फरवरी सुबह करीब 4 बजे 2 व्यक्ति फ्लॉयड को खाना देने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गुफा की छत में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़े कि तभी भारी भारी पत्थर ढहने लग गए और मलबा गिरने लग गया। वह जल्दी गुफा से बाहर निकले क्योंकि गुफा पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी और फ्लॉयड तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। कहीं बचाव कर्मियों ने यहाँ से वापस अंदर जाने के रास्ते को खतरनाक माना, लेकिन फ्लॉयड का दोस्त जोनी गेरलार्ड अपने कुछ खास लोगों के साथ धसे हुए रास्ते को फिर से खोदने का प्रयास करता है। वो गुफा के किनारों को सहारा देते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस समय लगातार बारिश और बर्फ के पिघलने से पानी के रिसाव के कारण गुफा का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था, जिससे रास्ते में एक और कोलैप्स हो गया। दूसरे कोलैप्स में जोनी पर कई सारे पत्थर गिर गए थे, जिससे उसने आखिर में हार मान ली। रेस्क्यू टीम एक के बाद एक प्लान बनाने लग गई कि अब कैसे फ्लॉयड को वहां से बचाया जाए, जिसके बाद उन्होंने ये आइडिया सोचा कि फ्लॉयड के पीछे के कक्ष तक पहुंचने के लिए सीधे नीचे की ओर एक 55 फीट गहरी शाफ्ट बनाई जाए। लेकिन गुफा में हवा अंदर की ओर खिंच रही थी, जिससे किसी भी मशीनरी का उपयोग करना संभव नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि मशीनरी के धुएं से फ्लॉयड का दम घुट सकता है। कुदाल और फावड़े की मदद से 55 फीट गहरी शाफ्ट खोदने का फैसला किया गया। इस समय काफी प्रोफेशनल ग्रुप्स यहाँ पर आकर काम कर रहे थे। इन टोटल यहाँ पर 75 लोग थे और उन सब ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो हर घंटे 2 फीट जमीन खोद डालेंगे, यानी 30 घंटों में 55 फीट जमीन खोद देंगे और 30 घंटों के बाद फ्लॉयड के पास पहुंच जाएंगे। प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इस प्लान को प्रैक्टिकली पूरा करके बता पाएंगे या नहीं। शुरुआत में काम काफी तेजी से चल रहा था, लेकिन 10 फीट जमीन को खोदने के बाद शाफ्ट इतनी संकरी हो गई कि एक समय में केवल 2 लोग ही काम कर सकते थे। वो यहाँ से चट्टानों को हटाने के लिए पुली सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो कॉलिंस के पास पहुँचते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी काम करने की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। 8 फरवरी 1925 अब फ्लॉयड को गुफा में फंसे हुए करीब 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन सब के बीच वहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग आ चुके थे ताकि वो फ्लॉयड के रेस्क्यू को
होता हुआ देख सके। अब क्योंकि एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा थे तो वेंडर्स ने यहाँ पर फूड, ड्रिंक्स और सोवेनियर्स के स्टॉल लगा दिए। लोग यहाँ पर आकर पिकनिक करने लग गए और रात तक हाईवे पर तकरीबन 4500 से भी ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स खड़ी हो गई। इन गाड़ियों पर 20 अलग अलग स्टेट्स की नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, यानी 20 अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आ रहे थे। अगर फ्लॉयड ये सब कुछ देखता तो वो दंग रह जाता, क्योंकि जो चीज वो करना चाह रहा था वो हुई जरूर, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। इस दिन को कार्निवल संडे का नाम दिया गया, यानी अब फ्लॉयड का रेस्क्यू स्पॉट इन लोगों के लिए मेला बन चुका था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि क्या फ्लॉयड अभी भी जिंदा वहाँ पर होगा या फिर नहीं। तो आपको वो लाइट बल्ब तो याद ही होगा जो कि फ्लॉयड के ऊपर रखा गया था ताकि उसको हीट मिल सके। तो ये लाइट बल्ब कॉपर वायर के थ्रू केव से बाहर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ था, लेकिन टीम ने इस कॉपर वायर के साथ एक रेडियो एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर दिया था, जहां ये डिवाइस इस तरह से डिजाइंड था कि हल्की सी भी वाइब्रेशन डिटेक्ट होते ही वो रीडिंग शो कर देता था। तो इसीलिए जब भी फ्लॉयड सांस लेने के लिए अपनी चेस्ट को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस डिवाइस में रीडिंग शो हो जाएगी। और उस वक्त रेस्क्यूअर्स को 20 टाइम्स हर मिनट ये डिटेक्शन मिल रही थी, जो कि इस बात को बताने के लिए काफी थी कि फ्लॉयड अभी भी वहाँ पर जिंदा है। इसीलिए वर्कर खुदाई का काम तेजी से करते जा रहे थे। जहाँ उन्होंने 30 घंटे का प्लान बनाया था, वहीं अब तक 144 घंटे बीत चुके थे और वो सिर्फ 44 फीट तक ही खोद पाए थे। जिसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे शाफ्ट में 2 फीट तक पानी भर जाता है और इस पानी को निकालने के लिए वहां पंप लगाए जाते हैं, जिसमें समय और भी ज्यादा वेस्ट हो गया। इस समय तक लोगों की भीड़ भी कम होती चली गई, क्योंकि ऑफिशियली अब फ्लॉयड को इस गुफा में फंसे हुए 15 दिन हो गए थे और इतने लंबे समय के कारण लोगों ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। लेकिन वर्कर्स ने अब तक जमीन को 52 फीट तक खोद डाला था और जैसे ही टीम में से एक जना एम्पलीफायर में फ्लॉयड की रीडिंग लेने गया तो उसने देखा कि वहां कोई रीडिंग शो नहीं हो रही थी और किसी को भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि फ्लॉयड अब तक वहां जिंदा बच भी पाया होगा या फिर नहीं। लेकिन इसके 51 घंटे बाद ये फाइनली केव तक पहुंच जाते हैं, जहां ये केव 60 फीट नीचे खुली थी। 16 फरवरी 1925 को करीब 1:30 बजे जैसे ही उन्होंने फ्लॉयड को देखा तो वो अब तक मौत को गले लगा चुका था। करीब 17 दिनों तक यहाँ पर फंसे रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। उन्होंने फ्लॉयड की मौत का कारण खुले में शौच, थकावट और भूख को बताया। उसको डेड हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसके पैर अभी भी पत्थरों के बीच फंसे हुए थे। इसीलिए आखिर में ये डिसीजन लिया गया कि उसके शरीर को सैंड केव में ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये शाफ्ट ढह रही थी और वो किसी और की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन इसके आगे क्या क्या होता है आप ये जानकर हैरान रह जाओगे। अब क्योंकि उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया था, तो फ्लॉयड का भाई होमर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वही गुफा फ्लॉयड की फाइनल रेस्टिंग प्लेस बने। इसीलिए 2 महीनों के बाद होमर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस गुफा को फिर से खोल दिया और दूसरी ओर से एक नया रास्ता भी खोद डाला। फ्लॉयड की बॉडी को 23 अप्रैल 1925 को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद शव को केव सिटी में ले जाया जाता है, जहां उसे एक फ्यूनरल होम में प्रिजर्व किया जाता है। 2 दिनों तक शव का अंतिम दर्शन करवाने के बाद 26 अप्रैल 1925 को फ्लॉयड के शव को उनके परिवार के खेत पर ले जाकर एक पहाड़ी पर दफना दिया जाता है, जो कि ग्रेट क्रिस्टल केव के ऊपर थी। उसके पिता ली कॉलिंस ने इस गुफा का नाम बदल करके फ्लॉयड कॉलिंस क्रिस्टल केव रख दिया। लेकिन 2 सालों के बाद कॉलिंस की फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रही थी और उस समय वहां पर एक डेंटिस्ट आता है, डॉक्टर हैरी थॉमस, और वो ली को कहता है कि आप अपनी ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। हालांकि इसके पास पहले से ही मैमथ ओनेक्सी केव और हिडन रिवर केव की प्रॉपर्टीज पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो ली की ये वाली प्रॉपर्टी लेना चाहता था। ली भी बाद में अपनी प्रॉपर्टी को उस डेंटिस्ट
साइंटिस्ट को बेच देता है। लेकिन प्रॉपर्टी को बेचते समय थॉमस ने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि एवरीथिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू थॉमस नाउ। लेकिन ली प्रॉपर्टी को बेचते समय इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद थॉमस फ्लॉयड की बॉडी को वहां से निकाल लेता है और उसको एक ग्लास के कॉफिन में डिस्प्ले के लिए रख देता है। अब क्योंकि उसके पास पहले से ही केव्स थी, तो वो उनमें से एक में इस कॉफिन को प्लेस कर देता है, जहां टूरिस्ट आकर फ्लॉयड की बॉडी को देख रहे थे। इस वक्त तक केव से ज्यादा फ्लॉयड की बॉडी पॉपुलर हो गई थी और जहां जहां ये बॉडी जाती वहां लोग अपने आप चले आते। थॉमस ने फ्लॉयड की बॉडी को बिजनेस बना लिया था, लेकिन फ्लॉयड की फैमिली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि ली के उस एग्रीमेंट में साइन थे, तो ये केस हार जाते हैं। लेकिन 19 मई 1929 की रात को थॉमस की केव में 2 लोग आते हैं और फ्लॉयड की बॉडी को चुरा कर ले जाते हैं, जहां फ्लॉयड की बॉडी बाद में नजदीकी फील्ड्स पर मिलती है, लेकिन उस शव का लेफ्ट लेग गायब था। काफी समय तक ये अनुमान लगाया गया कि ये सारा काम कॉलिंस की फैमिली का ही हो सकता है, लेकिन इसके ठोस सबूत किसी को नहीं मिल पाए। इस इंसिडेंट के बाद बॉडी को क्रिस्टल केव में एक सुरक्षित हिस्से में चैन वाले ताबूत में रख दिया गया, जहां 1961 में मैमथ केव नेशनल पार्क ने इस गुफा को खरीद लिया और इसको पब्लिक विजिट के लिए बंद कर दिया। लेकिन फ्लॉयड के परिवार को ये चीज अभी भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। इसीलिए नेशनल पार्क सर्विस ने 1989 में फ्लॉयड कॉलिंस की बॉडी को वहां से बाहर निकाला, जहां उसको मैमथ केव बैप्टिस्ट चर्च सेमेट्री में दफना दिया गया। लेकिन इस काम को करने में उनको 15 लोगों की टीम लग गई, जो कि इस काम को 3 दिन में पूरा कर पाई। विलियम फ्लॉयड कॉलिंस, जो कि केव को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गया तो था, लेकिन एंड में खुद ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह गया। अगर आपको केव स्टोरीज पसंद आती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।